देखो, मैंने फिर कल की तरह ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को यूं का यूं याद रखना। पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है, इसलिए आज कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर है कि उस महिला का नाम बताएं जिसने खेजड़ी के पेड़ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इसका सही आंसर है अमृता देवी बिश्नोई। उस महिला का नाम बताएं जिसने खेजड़ी के पेड़, कोई पेड़ होगा, इसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। तो उस औरत का नाम है अमृता देवी। नंबर 2 में इन्हीं के नाम से अवार्ड भी रखा गया है। यहाँ पर यह है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ हुम, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार किसकी स्मृति में, यानी कि किनके याद में दिया जाता है। दोबारा सुन लें। जो वन्य जीव के प्राणी हैं, इसके संरक्षण के लिए किसके याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका भी आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई। यहाँ पर दो ऐसे क्वेश्चन है जिसका सेम आंसर होगा। उसके बाद एक आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, और उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि जंगलों की जब कटाई की जा रही थी तो उस समय लोग पेड़ों के चारों ओर चिपक जाते थे और जंगलों को काटने से रोका जाता था। इसलिए उस आंदोलन का नाम रखा गया चिपको आंदोलन। हिंदी और इंग्लिश में इसे चिपको आंदोलन ही कहा जाता है, चाहे हिंदी में बोला जाए ये इंग्लिश में। ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड में एक रेनी नाम का गांव है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि वेयर चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड, वेयर चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रानी विलेज ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के रेनी गांव। ये रेनी है, रानी नहीं। उसके बाद चिपको आंदोलन का संबंध किस संसाधन से है? तो चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि चिपको आंदोलन में जंगलों को काटने से रोका गया था, यानी कि ये जंगल से ही रिलेटेड है। तो इंग्लिश में आप यहाँ पर फॉरेस्ट लिख सकते हैं और हिंदी में या तो वन लिखें, जंगल लिख दें, कुछ भी लिखें, जंगल। उसके बाद यहां पर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल की कटाई करना। तो जंगल की कटाई क्यों करते हैं, इसके मुख्य दो कारण क्या हैं? या तो रोड बनाने के लिए, या तो डैम वगैरह बनाने के लिए, बांध के निर्माण के लिए। तो वनोन्मूलन के दो कारण लिखिए हिंदी में। इसका आंसर हो जाएगा सड़क बनाना और बांध का निर्माण करना। लगता है कुछ बच्चे फिर बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आपको यहां पर याद रखना है, नेम द इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि उन इंडस्ट्रीज के नाम बताने हैं जो जंगल के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि पेपर की इंडस्ट्रीज है, इसमें लकड़ी का प्रयोग होता है। प्लाईवुड है, इसमें भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। माचिस की डब्बी बनाने का उद्योग है। और ये होता है कत्था, जो पान में डाला जाता है। तो कत्थे की जो इंडस्ट्रीज है, वहां पर भी कत्थे का एक पेड़ होता है, उस पेड़ को काट करके उसे बॉयल करके इसको निकाला जाता है।
तो ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सभी जंगलों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि जंगलों पर डिपेंड रहते हैं। तो कागज की फैक्ट्री, प्लाईवुड, माचिस की डब्बी या कत्था का उद्योग। उसके बाद यहाँ पर है नेम द डैम बिल्ट ओवर नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया। तो नाम याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम हिंदी में भी यहां पर लिखा हुआ है, नर्मदा नदी पर बने डैम का नाम बताएं। तो सरदार सरोवर बांध, नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम टू प्रोजेक्ट्स विच वेर अपोज्ड ऑन मैसिव स्केल, यानी कि हिंदी में समझ लें, उन दो परियोजनाओं के नाम बताएं जिनका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। यानी कि दो ऐसे परियोजनाएं जिसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। तो उसमें से एक था टिहरी डैम परियोजना और दूसरा था सरदार सरोवर बांध। ये दो परियोजनाओं का विरोध किया गया था। और 9th नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया था कि कोई ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस किसे कहते हैं। तो शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या और भी आप ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी लिया जा सकता है, वाटर वेपर भी ले सकते हैं। लेकिन यदि दो ही पूछा जाए तो आप यही दोनों लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 10th, यहां पर कहा जा रहा है कि, पहले इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10th में यह बोला जा रहा है कि व्हाट आर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया होता है कोलीफॉर्म, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है। तो ये हमारे और आपके शरीर के आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी कि मनुष्य के इंटेस्टाइन के अंदर ये पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिसे कि कहा जाता है कोलीफॉर्म। हिंदी और इंग्लिश में इसे कोलीफॉर्म ही कहा जाता है। याद रखिएगा, कोलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया, एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियाओं का यह ग्रुप होता है, समूह होता है, जो कि हमारे पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट आर 3RS फैक्टर। ये RS फैक्टर को रुपीज मत समझ लेना, इसे 3R फैक्टर भी बोलते हैं। देखो, एक R का मतलब हो गया रिड्यूस, दूसरे R का मतलब हो गया रिसाइकल, और तीसरे R का मतलब हो गया रीयूज। जैसे कि वेस्टेज वगैरह होते हैं, इस वेस्टेज को कम करने के लिए 3R फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा कचरा है, इसे आप क्या करेंगे, इसे सड़ा देंगे, गला देंगे, तो वह रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। या मान लीजिए कि जला दिए तो वो जलने के बाद राख बच गया, तो जो इतने अमाउंट में जलने के बाद वो इतना सा बच जाएगा, तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब घट जाना, कम हो जाना। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि प्लास्टिक है, अब बहुत सारे प्लास्टिक हो गए, अब वो प्लास्टिक को इकट्ठा करके फिर उसे मेल्ट करके दोबारा उसे प्लास्टिक बना देते हैं, यानी कि इसे कहा जाता है रिसाइकल करना। और रीयूज का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि अपने पास कागज है,
अब लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग कागज कॉपी का यूज करते हैं, बुक का यूज करते हैं, बाद में फिर उसे बेच देते हैं, तो उस कागज का छोटे छोटे लिफाफे बना दिए जाते हैं। तो क्या हुआ, वहां पर उसका रीयूज हो गया, यानी कि दोबारा यूज हो गया किसी और रूप में। तो ये 3 R फैक्टर हैं जिससे कि हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं, या रिसाइकल कर सकते हैं, या रीयूज कर सकते हैं। हिंदी में भी वही चीज है। 3R फैक्टर क्या है? तो कम करें यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल करें, या पुनः उपयोग करें। हिंदी में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पर कहा जाता है कि वाई आर चेक डैम्स बिल्ट, यानी कि चेक डैम क्यों बनाए जाते हैं? वाई आर चेक डैम्स बिल्ट। अब प्रश्न उठता है कि जी ये चेक डैम होता ही क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि नहर के पानी, मतलब सिंचाई वगैरह करने के लिए मिट्टी के डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, या परमानेंट भी सीमेंट वगैरह से बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं कि हम सिंचाई कर सके, सिंचाई के लिए हमें पानी मिल सके। और यदि मान लीजिए कि नहरों में पानी होगा तो वो पानी रिस करके धीरे धीरे जमीन के अंदर भी जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, भूमिगत जल, उसका लेवल बढ़ने लगता है। ये मेन 2 कारण है, टू यूज वाटर फॉर इरिगेशन, और दूसरा है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये 12 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, ये मैंने आपको समझाए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। विशाल, ये सब सोया हुआ था क्या? चलिए दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन दिख रहा है क्या? ठीक। यहां पर देखिए, अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बायोमास। सबसे पहले हम लोग यहां पर समझते हैं कि ये बायोमास होता क्या चीज है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हालांकि जनरली उसे एज ए वेस्टेज हम लोग यूज करते हैं। यहां पर देखिए, द एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, द एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स विच आर सोर्सेज ऑफ फ्यूल। जैसे कि मान लीजिए कि पशुओं से हमें गोबर मिलते हैं, तो आज भी शायद गांव में या पहले तो बहुत ज्यादा होता था कि उस गोबर के उपले बना करके फिर उसका हम एज ए फ्यूल यूज करते थे, ईंधन के रूप में। टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उस एनिमल प्रोडक्ट का, यानी कि वो जो गोबर वगैरह होता है, एनिमल डंग उसको बोला जाता है, उससे क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं। तो जैसे कि गाय का गोबर है तो इसे काउ डंग कहा जाएगा, और इसी के जो उपले बनाए जाते हैं, इसे, इस उपले को कहा जाता है केक। तो इसका नाम हो गया काउ डंग केक। इज यूज्ड एज फ्यूल हाउसहोल्ड पर्पस, बट दिस फ्यूल प्रोड्यूस लेस। यानी कि यदि उपले को जलाया जाता है तो उसमें से बहुत कम अमाउंट में हमें एनर्जी मिल पाता है, क्योंकि उपले का कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता है। और कल के लेक्चर को यदि आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि यदि कभी भी इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनते हैं, और साथ में बहुत कम अमाउंट में हमें एनर्जी भी मिलता है। इसमें धुआं भी ज्यादा होते हैं। देयरफॉर न्यू मेथड्स आर यूज्ड टू मेक देम मोर एफिशिएंट। तो अब आज के डेट में क्या होता है, उस गोबर का, यानी कि एनिमल डंग का, हम बायोगैस बना लेते हैं। अब बायोगैस बनाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। हालांकि पहले यहां पर देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। चारकोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वुड इज बर्न्ड in a limited supply of oxygen and water. Charcoal burns without flame, is comparatively smokeless, and has a higher heat generation efficiency. यानी कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि एक तो एनिमल डंग के केक हो गए, यानी कि उपले हो गए। उपले से ज्यादा एफिशिएंसी होता है चारकोल का। अब ये चारकोल कैसे बनाया जाता है जान लीजिए।
मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने लकड़ी को रख दिया। ये मिट्टी का बना हुआ घर टाइप का होता है, इस टाइप का छोटा सा। इसके नीचे में छोटा सा मुंह बना दिया जाता है, जिससे कि हम इसमें आग लगाते हैं। और इसके ऊपर वाले हिस्से में बहुत छोटा सा होल किया जाता है। जब लकड़ी इसके अंदर धीरे धीरे जलता है तो इसमें से धुआं निकलते रहता है। बहुत तेजी से ये नहीं जलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, लिमिटेड अमाउंट में। तो इसको जलने में करीब 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और जलने के बाद हमें ब्लैक कलर का रेसिड्यू मिलता है, यानी कि ब्लैक कलर अवशेष मिलता है। इसी को चारकोल कहते हैं, जो कि लकड़ी से तैयार किया जाता है। लकड़ी का कैलोरीफिक वैल्यू जहां तक मुझे याद है, शायद 17 किलो जूल के आसपास होता है, लेकिन चारकोल का शायद 33 किलो जूल के आसपास होता है। एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट है, ये जो स्ट्रक्चर, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये बायोगैस प्लांट। अब वैसे तो बायोगैस प्लांट दो तरह के बनते हैं। एक होता है फिक्स्ड डोम टाइप, यानी कि फिक्स स्थिर, और डोम का मतलब हो गया यहाँ पर गुंबद। जैसे कि मंदिर वगैरह में गुंबद वगैरह बने होते हैं। ये कौन आ गया? भारत। टाइम से आया करो भाई। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है फिक्स्ड डोम टाइप। एक्चुअली ये होता क्या है कि जहां पर भी हमें बायोगैस प्लांट बनाना होता है, या गोबर गैस प्लांट को बोल देते हैं, और बायोगैस प्लांट भी इसको बोला जाता है। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ये स्क्रीन में ये सब साफ कर लेता हूँ, ताकि इसी के साथ में मैं पिक्चर भी ड्रॉ करूँगा और आपके समझ में भी सही आ जाएगा। ऐसे पिक्चर बना हुआ है। अब मान लीजिए यह अपना जमीन हो गया। अब जहां पर भी बायोगैस प्लांट सेट करना होता है, तैयार करना होता है, वहां पर जमीन के अंदर इस तरीके का गड्ढा खोदा जाता है। इस तरीके का यहां पर गड्ढा खोद दिया गया। अब इस गड्ढे के अंदर नीचे का लेयर कंक्रीट से बना दिया जाता है, जैसे लेंटर डालते हैं छत में, उसी तरीके से यहां पर इसका फर्श तैयार किया जाता है। और यहां पर ये ईंट की दीवार बनाई जाती है, इतनी ऊंची। और यहां भी ईंट की दीवार बनाते हैं, दोनों साइड। अब यहां पर जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, जरा इसको देखिए। ये पूरी दीवार है, पूरी दीवार है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा होल, और यहां भी एक छोटा सा होल छोड़ दिया जाता है। कुएं की तरह इसके चारों ओर दीवार बनाते हैं, जैसे कुआं होता है उसी तरीके से गोल जैसा दीवार बना करके कुआं बना लेते हैं। और इसके दोनों किनारे में एक एक होल छोड़ दिया जाता है। और ये भी ईंट की दीवार से ही बनाते हैं। और ये इधर भी ईंट की दीवार से बनी हुई है। और यहां से लेकर के यहां तक ये जो है, ये हमारे जमीन का
सरफेस हो गया। इसमें एक टैंक जो साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है, यह जमीन के अंदर ही होता है। दूसरा जो यहां पर आप देख रहे हैं, इसे हम जमीन के ऊपर बनाते हैं टैंक, और मेन टैंक आपका ये है। अब यहां पर ये जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं, यह भी कंक्रीट का बना हुआ होता है, जैसे लेंटर डालते हैं, ये हमारा फिक्स होता है। इसी में एक पाइप लगा हुआ रहता है, लोहे की पाइप। इस लोहे की पाइप से प्लास्टिक की पाइप आगे जुड़ी हुई रहती है, इस तरीके से। अब यहां पर एक नाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, स्लरी, ये जो लिखा हुआ है एस एल, एक मिनट यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा, एक मिनट। ये स्लरी आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो आपको स्लरी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्लरी वास्तव में होता क्या चीज है? अब एनिमल डंग, या फिर कह दीजिए कि काउ डंग, प्लस वाटर, अब गोबर और पानी को मिला करके सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाता है, इसी को कहा जाता है स्लरी। यानी कि मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज नोन एज स्लरी। सॉल्यूशन बन जाएगा तो इस टैंक के अंदर डालते हैं, इस रास्ते से यह गोबर और पानी का मिक्सचर यहां पर आ जाता है। पहली बार इसको पूरा यहां तक भर दिया जाता है, इस लेवल तक पूरा यहां पर गोबर और पानी का मिक्सचर होता है, यानी कि स्लरी होता है। ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इतने को कहा जाता है डाइजेस्टर। देखिए नाम लिखा हुआ है, ये हकीकत में डाइजेस्टर है। और 50 से 60 दिनों के लिए, यानी कि 50 to 60 डेज, फिर इसके अंदर हम कुछ नहीं करते, यू का यू छोड़ देते हैं। अब 50 से 60 दिनों में क्या होता है, यहां पर फर्मेंटेशन होता है। आप कहेंगे कि जी फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस, ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस in the absence of air and presence of water with the help of bacteria is known as fermentation। तो यहां पर जब फर्मेंटेशन होता है, ये डिकम्पोज होकर के यहां पर गैस बनाता है। एक्चुअली यहां पर जो गैस बनता है, इस गैस के अंदर लगभग 65%, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ हो सकता है, लगभग 65%, इसको मैं जगह खाली कर लेता हूँ। यहां पर कंपोजिशन में लिख दूंगा। तो लगभग 65% CH4, जिसे मीथेन बोला जाता है, मीथेन होता है।
बच गए, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, और भी कुछ होते होंगे, मुझे इतना पता है। एक्चुअली इसमें काम का चीज होता है मीथेन। तो यदि कल को आपसे पेपर में ये पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस, कि बायोगैस के मुख्य घटक का नाम बताओ, तो आप वहां पर बोलेंगे मीथेन। और यदि यह क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस, तो यहां पर मैंने 65% लिखा है, लेकिन फिर भी बुक में आप देख लीजिएगा कि 65% से लेकर के मे बी कि 75% के आसपास हो सकता है, वो बुक में आप देख लेंगे। और इसी में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राइट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। देखिए यहां पर 3 तरह के क्वेश्चन बन गए। एक तो मेन कंस्टिट्यूएंट्स पूछा जा सकता है, और दूसरा वहां पर केवल कंस्टिट्यूएंट्स पूछा जा सकता है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट्स पूछा तो आप, और यदि केवल कंस्टिट्यूएंट्स पूछा तो आप ये 3 नाम तो जरूर बोलेंगे। एक नाम और है जो कि मेरे दिमाग से निकल गया है, आप बुक को रीड करेंगे। अब क्या होता है कि आफ्टर 50 to 60 डेज, 50 से 60 दिनों के बाद, अब यहां पर इतना गैस तैयार हो चुका होता है कि आप इस रास्ते से इस बायोगैस को बाहर निकाल सकते हैं और आप अपने काम में ले सकते हैं। चाहे चूल्हे में आप इसका यूज करें या लाइट में इसका यूज करें, जहां भी करना है वहां पर आप इसका कर सकते हैं। उसके बाद डेली इसके अंदर उसी तरीके से स्लरी को डालना होता है, और गैस की प्रेशर की वजह से यह लेवल करके यहां पर आ जाता है। अब ये जो आपको मिला, इसे आप गोबर खाद के रूप में यानी कि मैन्योर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो यहां से इसको बाहर निकाला जाता है, तो इधर से आप डालते हैं स्लरी, और यहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि एज ए मैन्योर यूज करते हैं, वो आप बाहर निकाल करके खेतों में डाल सकते हैं। अब यहां पर जो बैक्टीरिया जिसने कि इसको डिकम्पोज किया था, उस बैक्टीरिया को कहा जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब एनएरोबिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन के अब्सेंस में काम करता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ द काउ डंग स्लरी। यानी कि यहां पर जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, यह ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है और उस एनिमल डंग को या स्लरी को डिकम्पोज कर देता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। किन्हीं को कोई डाउट भाई? तो यदि कोई डाउट, हाँ कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो मेरे तरफ से ये चैप्टर एक बार कंप्लीट हो गया है। कौन सा टॉपिक का नाम बोलिए? हाँ मैं आपको ये बता रहा था, दोबारा समझ लीजिए। कौन, विशाल जी बोल रहे हैं क्या? एक मिनट। ये थोड़ा मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, फिर मैं समझाता हूं।
समझ लीजिए दोबारा, इसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया था ना। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि पहली बार 50 से 60 दिनों के लिए इसके अंदर स्लरी डाला जाता है। अब एयर के अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में यह जो स्लरी होता है यह डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होकर के यह बनाता है बायोगैस प्लस मैन्योर। जो बायोगैस बनता है, इस बायोगैस के अंदर जो मुझे नाम याद है, जो मैं 100% कन्फर्म हूं, एक तो मीथेन होता है, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक और होता है जो कि मुझे याद नहीं है। अब यहां पर जब गैस बनता है तो ये गैस इस हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में जमा होता है। तो गैस के प्रेशर की वजह से ये स्लरी इस आउटलेट चेंबर में आ जाता है। इसे बोला जाता है आउटलेट चेंबर, और इसे कहते हैं इनलेट चेंबर। क्योंकि इधर से डालने का काम होता है इसलिए इनलेट हो गया, इधर से निकालने का काम होता है इसलिए इसको आउटलेट कहते हैं। जब 50 से 60 दिन पूरे हो जाते हैं तब इसके अंदर डेली, इसके अंदर डेली स्लरी डालना होता है, और डेली आप इसमें से गैस निकाल सकते हैं। और इस गैस का यूज डायरेक्ट आप अपने घर के चूल्हे में अटैच कर दें तो सिलेंडर का खर्चा बच जाएगा। यानी कि गैस का आप जहां जहां पर यूज करते हैं उन सभी जगह आप इस गैस का यूज कर सकते हैं। तो गांव वगैरह में क्या होता है, जिनके पास की कम से कम 7-8 पशु हों, क्योंकि इसके लिए डेली गोबर की जरूरत होती है, तो वो इस तरीके से अपने घर का काम कर सकते हैं। और यहाँ से जो वेस्टेज निकलता है इसे खेत में डाल करके आप देसी खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब आप लोग 2 मिनट लाइन पर ही रहिएगा, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में आप लोगों का नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं अभी अपने सॉफ्टवेयर में आपका नाम रजिस्टर्ड करूंगा। हाँ, आ रही है आवाज, बोलो। राजा, मेरा पेन ड्राइव देना, तो अटेंडेंस रजिस्टर वाला सॉफ्टवेयर इसमें हम डालेंगे।
मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। एक बार मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक।